जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 61 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे हैं। टैक्स की एग्जांपल्स पे बात एंड पे ख़त्म की थी। आज भी कोशिश करेंगे एंड पे कोई टाइम बचा तो, अगर बचा तो ठीक है। हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का मतलब है किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदना। तो ये आपकी किताबों में एक एसेट है जिसको क्या कहा जाता है जी, फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि ये एक तरफ फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर रहा है और दूसरी तरफ इक्विटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं कर रहा था, इक्विटी कर रहा था। तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मॉडल लगेगा आपकी नीयत के हिसाब से। अगर तो आपने ये शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन पर्पज़ के लिए खरीदे हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप इसको अकाउंट फॉर करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, FVTPL के अंदर। अच्छा देखें, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ना, जो समरीज है ना जी, जो समरीज हैं, जैसे कि लीज के अंदर समरीज थी, इसको क्या डेथ पड़ गई, ऐसे ही इस स्टैंडर्ड की अपनी समरीज हैं जो आपको ये नज़र आ रही थी। अभी तक हमने ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किया था। तो अगर आपकी नीयत है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में रखेंगे। अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में रखना है तो क्या करते हैं आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली इसको एट परचेज प्राइस, यानी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते हैं और ईयर एंड पे इसको उठाकर ले आते हैं फेयर वैल्यू पे, और गेन लॉस को कहाँ ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो यही हमने इस समरी के अंदर भी देखा था, FVTPL अगर मॉडल है तो। ठीक है, उसके बाद अगर आपका जवाब ये है कि जी मैंने इसको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखा, तो इसका मतलब फिर लॉन्ग टर्म के लिए है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा इनिशियल मेजरमेंट के वक्त, इनिशियल रिकग्निशन के वक्त, क्या आप इररिवोकेबली इलेक्ट करते हैं इन इन्वेस्टमेंट्स को डेजिग्नेट करना थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अगर तो आपका आंसर नो है, फिर वही FVTPL है। लेकिन अगर आपका आंसर यस है, तो फिर वापसी तो नहीं होगी, इररिवोकेबल इलेक्शन है और आप FVT OCI में आ सकते हैं। अगर ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करते हैं यहाँ पे हम, कैपिटलाइज, और ये रेंट पे इसको उठाकर ले जाते हैं फेयर वैल्यू पे, गेन लॉस को OCI में लेकर जाते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू रिजर्व साथ साथ मैंने कहा था हम निकालते रहेंगे इसमें। हाँ, इसका और रीवैल्यूएशन सरप्लस का फ़र्क क्या था, रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर अगर फेयर वैल्यू रीवैल्यूएशन पर लॉस आता था तो PNL में जाता था, जबकि अगर आपने इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को FVT OCI में रखा हुआ है, तो आपको चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, आपका वो कहाँ पे नज़र आएगा, OCI में। PNL में कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। हमने शायद कैंगरू वाला सवाल देखा था, उसमें पहले ही दफ़ा क्या हो गया था, नेगेटिव आई थिंक था एक, है ना। चल, उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग भी देख ली थी। अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो तो उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट है, करंट टैक्स में और डेफर्ड टैक्स में। दोनों तरह के सवाल हमने IAS 12 में देख भी लिए थे, कोई मसला। अच्छा, अब रॉयल फैन को ज़रूरत पड़ी थी पैसों की, तो रॉयल फैन ने इशू किए थे शेयर्स। हम होंडा की बात कर रहे हैं इस वक्त, फिलहाल फाइनेंशियल एसेट पढ़ रहे हैं ना फिलहाल। होंडा ने वो शेयर्स खरीदे थे, तो ये हमने कल एंट्री की, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश। ये इसकी किताबों में फाइनेंशियल एसेट है, किसी और की किताबों के अंदर ये इक्विटी है। यही तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है। खैर चलें, छोड़ें, तो ये हम कर रहे थे। अच्छा, अब रॉयल फैन को और पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या इशू कर लिए, डिबेंचर। डिबेंचर किसे कहते हैं, डिबेंचर किसे कहते हैं, देखें जी, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, और सवाल जहाँ पे करना है ना वहीं पे, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपने एक पर्चा बनाया, ठीक है जी। उस पर्चे के ऊपर जैसे शेयर की फेस वैल्यू होती है ना, आपने FAR 1 में थोड़ा सा पढ़ा होगा EPS के चैप्टर के अंदर इनको, ठीक है, वैसे ही डिबेंचर्स के ऊपर भी लिखा होगा, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ 1000 रुपये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो आदमी आपको 1000 उधार देगा, आप उसको ये एक पर्चा पकड़ा देंगे।
जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि अच्छा इसको क्या कहते हैं, इस 1000 को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। क्या कहते हैं जी इसको, फेस वैल्यू। अच्छा, तो एक चीज़ होती है जी इस डिबेंचर की फेस वैल्यू, उसके बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अगर तो आप तगड़ी पार्टी हैं, अगलों को पता है कि आपका जो लगाया हुआ, उनका लगाया जो पैसा है, आपको जो पैसा देंगे वो पैसा डूबने वाला नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग कंपनी हैं और आपको इंटरेस्ट भी मौके पे मिलता रहेगा, तो हो सकता है आपकी बारगेनिंग पावर मजबूत हो। ऐसी सूरत के अंदर परचेज प्राइस एक चीज़ होती है कि जो ख़रीदने वाला होगा वो हो सकता है 1000 से ऊपर पे ख़रीदे। ये बिल्कुल मुमकिन बात है। प्रीमियम पे जो चीज़ें मुंह के ऊपर लिखी होती, जो प्राइस मुंह के ऊपर चीज़ों के लिखी होती है, उससे महंगी चीज़ें आप अक्सर ख़रीदते हैं। आप हिल स्टेशन पे चले जाएं, वहाँ पे जहाँ पे चीज़ों को पहुँचना मुश्किल होता है, तो आपके जूस के डब्बे के ऊपर 50 रुपये लिखा भी होगा तो आपको 100 रुपये का मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप फेस वैल्यू के ऊपर अक्सर प्रीमियम पे करके चीज़ें खरीद रहे होते हैं। तो परचेज प्राइस क्या है, आपने कितने का इसको खरीदा। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है जी रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब क्या है, जब आप पैसे वापस लेने आओगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। फिलहाल पहला सवाल सिंपल रखेंगे। ठीक है, तो जो फेस वैल्यू है उसी पर परचेज करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट को हम खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स करेंगे। लेकिन ठीक है, अब की बार हम शेयर नहीं खरीद रहे, किसी के डिबेंचर्स खरीद रहे होंगे, तो ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बजाय इन्वेस्टमेंट डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट, और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ इसके ऊपर यूँ लिखा होगा कि जी मिसाल के तौर पे ये 5 साल के बाद वापस होंगे और हर साल इसके ऊपर लेट से 12% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अब जो इसके ऊपर लिखा होता है ना 12% इंटरेस्ट पे किया जाएगा, वो कहलाता है कूपन रेट। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है ये इशूअर, जिसने इशू करके लोन लिया है, और जो होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो इसको रिसीव करता है, यानी उसकी क्या होती है, ये इनकम। ठीक है, तो इसके ऊपर जो रेट लिखा होगा, मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी 12%, इस रेट को क्या कहा जाता है जी, कूपन रेट। क्या कहा जाता है जी, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर पेमेंट होगी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं जी, फेस वैल्यू। ठीक, और दो चीज़ें मैंने और बताई हैं आपको, खरीदते वक्त कितने का खरीदा, परचेज प्राइस वो होती है। यानी हमारे सवालों के अंदर फेस वैल्यू को यूज़ करके परचेज प्राइस या रिडेम्पशन वैल्यू तो निकाली जा सकती है, लेकिन फेस वैल्यू को हम एंट्री नहीं करते फेस वैल्यू की। ठीक है, वो हम देख लेते हैं अब करना क्या है। तो ये क्या है जी, ये एक डिबेंचर है। ठीक है, ये डिबेंचर है या बॉन्ड या TFC या लोन नोट, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, जो भी कह लें। तो ये जो डिबेंचर है, इस डिबेंचर को इशू करने वाला ये कागज़ का टुकड़ा इशू करेगा और उसके ऊपर कैश लेगा अगले से, और ये कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देगा। तो इसका मतलब जिसने इशू किया वो लोन 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 दे रहा है, किसी ने बोला, जिसने इशू किया है वो लोन ले रहा होता है, लोन पेएबल। लेकिन मैं फिलहाल आपको ये परसों पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आज तो हमने ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स पढ़ना है, यानी कि रॉयल फैन ने इशू किया, खरीदने कौन आया, होंडा ने एक डिबेंचर खरीदा, उसके बदले में 1000 रुपया दिया है। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा अब सवाल देखें ज़रा, ये डिबेंचर की बात तो हो गई, ये असल में मैंने दूसरी बात शुरू कर दी है। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर से आगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से आगे इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स मैं शुरू करवा चुका हूँ। इसकी अंग्रेजी तो कल कहीं जाके पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा दिल तो यही है कि कल भी इसी को ही और इसकी और पिटाई करते रहेंगे, लाइबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, फिर परसों इंशाल्लाह लाइबिलिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आज इसको अच्छा खासा हम करें। कल का दिन मैंने आपको कूल डाउन फेज दिया था, हालांकि कल इसको छेड़ देना चाहिए था, तो आज फिर अब छेड़ना है तो घर छोड़ना है इसको। ठीक है, तैयार हैं, इसको घर छोड़ने पे तैयार हैं। ये टेबल मैं कल पढ़ाऊंगा। पहले सादा सवाल, एक मॉडल उसके अंदर सिर्फ बताऊंगा, फिर एक सवाल पकड़ेंगे जिसके अंदर इसमें जितने पॉसिबल 3 मॉडल्स हैं वो तीनों करा दूंगा। ठीक है, तो जब वो हो जाएगा उसके बाद फिर नाम नूम कल, नाम
मॉडल्स, नियत, ये वो, लटरम पटरम कैसे डिसाइड करना है, ये कल, आज अकाउंटिंग सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहता है जी, वी परचेज्ड डिबेंचर्स ऑन यकम जनवरी 2015, फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ 50,000। अब फेस वैल्यू कितनी है जी, पहली चीज़ हम क्या लिया करेंगे, सबसे पहले लिख लिया करेंगे, छोटी ये तीनों चीज़ें हमने ढूंढा करनी है सवाल को शुरू करते ही। तो सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है जी, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या है जी, फेस वैल्यू क्या है जी, 50,000। उसके बाद कहता है जी, इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ 50,000 एंड इट इज परचेज्ड एट, ओके, तो फिर परचेज प्राइस क्या है, इन्होंने कितने का खरीदा, 50 वाली चीज़ 50 में ही खरीदी, जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है 50 वाली चीज़ 50 की हो। बहरहाल फिलहाल पहला सवाल है, तो 50 वाली चीज़ कितने की मिल गई, परचेज प्राइस दूसरी चीज़ है जो हम ढूंढा करेंगे, और हमारे साल के अंदर परचेज प्राइस क्या आ रही है जी, 50,000 ही आ रही है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है जी, रिडेम्पशन वैल्यू, इट कैरीज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12% पेएबल एनुअली इन एरियर, इसको कहते हैं इट कैरीज एनुअल इंटरेस्ट, इट कैरीज एनुअल इंटरेस्ट, इसको कहते हैं कूपन रेट, ठीक है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज, ये बेसिकली वो ये कह रहा है कि इफेक्टिवली इन्होंने कमाना कितना है, होंडा ने ये जो इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की, इफेक्टिवली इस पर कमाना कितना है, वो भी कितना है, इस सवाल में चेंज नहीं है, क्योंकि अगली बात देखो, इन्वेस्टमेंट इज रिडीम्ड एट फेस वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसका मतलब तीसरी चीज़ जो हमने ढूंढा करनी है वो है रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है जी। और रिडेम्पशन वैल्यू भी हमारे सवाल के अंदर कितनी है, अच्छा अब ये ना इन्वेस्टर है, कौन, बायर, यानी कि जिसको मैंने एग्जाम्पल में बोला था होंडा, ये कौन है, इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर ने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, यहाँ पे ना मैं आपको पहले भी शायद एक बार IRR निकाला था, याद है शायद लीज के अंदर। अब मुझे बताओ, ये इन्वेस्टर जो है, इसने जब इन्वेस्टमेंट करनी है, इसने जब डिबेंचर खरीदने हैं, तो इसके जेब से क्या निकलेगा, 50,000 रुपये इसके जेब से निकल जाएगा। उसके बाद पहले साल का एंड होगा, तो ये 50,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट लेगा, ये इसको आएगा। उसके बाद फिर अगला साल आएगा, तो भी 50,000 रुपये पर इसने 12% इंटरेस्ट ले लेना, ठीक है जी, यानी कि 6,000। लेकिन इस दूसरे साल के एंड पे रिडेम्पशन भी होगी, मतलब इसने वो पर्चा वापस करके अपना 50,000 रुपया जो लोन दिया था अगले को, जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो वापस भी कर लेनी है, यानी कि इसको मिलेंगे 6,000 भी और 50,000 भी वापस। ये कैश फ्लोज मैंने प्लॉट किए, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपने, आपको सवाल में गिवन होगा। तो IRR अगर मैं निकालूं, तो इफेक्टिवली इस इन्वेस्टर ने कितना कमाया, 12%। सादा सी बात है कि आप 50,000 के ऊपर 2 साल तक 6,000 इंटरेस्ट लेते रहे, तो इस 50,000 को भी वापस ले लिया आपने, और 2 साल के अंदर आपने कितना कमाया है, 12,000। तो जो कूपन रेट था वही आपने कमाया भी। ये बात समझ आई है, इसको ऐसे कर देता हूँ, बल्कि नहीं ऐसे ही ठीक था, ठीक है, 12%। अब इस सवाल के अंदर, ये तो बहुत सादा सवाल हो गया, लेकिन चूंकि पहला सवाल सादा ही होता है, ठीक है, तो हम पहले इसको करते हैं, इसके अंदर हम अपना फॉर्मेट डिसाइड कर लेंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, ठीक है, बस इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मैंने पढ़ ली है। इसका एक मॉडल है जिसको कहते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, किसे क्या कहते हैं जी इसको, इसकी एक वर्किंग होगी बड़ी प्यारी सी। उस वर्किंग के अंदर आपने डेट लेनी है, इफेक्टिव रेट पर इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं, इनकम होगा, इफेक्टिव रेट पर इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करनी है और उसको P&L में रिकॉर्ड करना है। कूपन रेट पर ये जो इंटरेस्ट इनकम आनी है उसको आपने रिसीव करना है और बैलेंस बना लेना है। तो एक छोटी सी वर्किंग बनेगी बड़ी प्यारी सी, जिसके बाद फिर हम, जैसे आपने देखा ही अभी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लेजर वर्किंग हमारी क्या है,
तो शेयर्स के अंदर चाहे FVTPL हो चाहे FVTOCI हो, शेयर्स के अंदर हम सिर्फ लेजर से ही काम चलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिवेंचर्स आ जाएं तो डिवेंचर्स के लिए वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग वन जी, डेट, फिर इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ इफेक्टिव रेट, और ये इफेक्टिव रेट आपने लगाया करना है ऑन बैलेंस, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कैश जो रिसीव होता है, ठीक है, वो हमेशा हुआ करेगा एट द रेट ऑफ, और वो हमेशा किस पर लगा करेगा, फेस वैल्यू पर। ये बात याद रखना, ये हमारी अकाउंटिंग की तकलीफ है कि हम ये देखते हैं असल में कमाया कितना। ये पहला सवाल है ना, इसमें तो जो लिखा हुआ था फेस पे वही इन्होंने कमाया, लेकिन जब पढ़नी है ना लड़ाई आगे कि 50 वाली चीज खरीदते हुए आपको पड़ गई 55 में और वापस करते हुए वही 48 में पड़ी, तो आपको 2 डज़न लगेंगी, तो 12,000 नहीं कमा रहे होंगे, इफेक्टिवली आप कुछ कम कमा रहे होंगे। तो अकाउंटेंट्स कहते हैं जी जो कमा रहे हैं P&L में तो वो आना चाहिए। वो इफेक्टिव रेट अभी चेंज नहीं हुआ फिलहाल, तो ये सेम टू सेम है ना, लेकिन आपने याद क्या रखना है, इस इफेक्टिव रेट को किस पर लगाना है, हमेशा बैलेंस पर। और तो यूं कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लिख लिया करेंगे कि ये रहना है फिक्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 50,000 मेरी फेस वैल्यू है इनटू, लो ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारा टेबल होगा, ठीक है जी। इस टेबल के अंदर आपको 3 कॉलम नजर आए, पहला डेट का, दूसरा इंटरेस्ट इनकम जो आपने एक्चुअल में कमाई, तो वो इफेक्टिव रेट वाली, और लगेगा किस पर, बैलेंस पर। तो बैलेंस का कॉलम बस एंड पे रहता है जी, वो यहाँ पे आपने बैलेंस का कॉलम बना दिया, ठीक है जी। और इसके अंदर थोड़ा करीब कर लें ज़रा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लूँगा इनिशियल मेजरमेंट समझाने के लिए, ठीक है जी। अब डेट, फिर इंटरेस्ट इनकम एट इफेक्टिव रेट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड एट कूपन रेट। भाई जिसने इशू किया है ना, उसने पर्चे के ऊपर लिखा हुआ है ये 50,000, इसके ऊपर 12% हर साल मिलेगा। अब आप कमा इतना नहीं रहे तो वो आपका मसला है, मिलना कितना है, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, ये याद रखना। इन FR 1 में कभी अगर ये आया भी था ना, इस तरह डिवेंचर आते भी थे, तो इस लेवल तक ही रहा था काम, ठीक है। ये डिविडेंड कितना आना है, और इफेक्टिव रेट कूपन रेट सेम ही रखा जाता था, वो डिफरेंट कर ही नहीं सकते थे, वरना IFRS 9 की अकाउंटिंग पढ़ानी पड़ती ना, ठीक है। अब मुझे बताइए, हमने इन्वेस्टमेंट जो करनी है तो क्या करेंगे, हमने शेयर्स नहीं डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो हमें एक तो पड़ गई परचेज कॉस्ट, ठीक है। तो हमने इस इन्वेस्टमेंट डिबेंचर को रिकॉर्ड करना है परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये रूल है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स था, तो जो FVTPL मॉडल था उसमें हमने किस पर रिकॉर्ड किया था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को, परचेज प्राइस पे। और जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो थी वो FVTOCI मॉडल में गई थी, तो हमने उसको किस पे रिकॉर्ड किया था, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हो, ये जो मैं मॉडल पढ़ा रहा हूं इसका नाम भी देख लेंगे, फिलहाल छोड़ो। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हो, ठीक है, तो इसमें चलो थोड़ा सा बता देता हूं। इसके अंदर ना डिबेंचर जिसने खरीदे होते हैं वो कहता है मैंने मैच्योरिटी तक इनको रखना है, मॉडल्स कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिसाल ऐसे जैसे आपके पास जो है वो 3 गाड़ियां हैं, ठीक है। एक गाड़ी आपने इन ड्राइव पे चलाई हुई है, और आपने इसके बारे में क्या कहा है जी, ये जब तक गाड़ी चल रही है तब तक ये इधर ही है, क्योंकि सर इससे ना मेरा किचन चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब तुमने इस गाड़ी को होल्ड किया हुआ टिल मैच्योरिटी, इस डिबेंचर को होल्ड किया टिल मैच्योरिटी, और उस पर इंटरेस्ट जो आ रहा है ये फिक्स इंटरेस्ट कमाना ही तुम्हारा मकसद है। मैंने कहा बिल्कुल। तो फिर हमने बात की कि अच्छा फिर तुम ये वाला मॉडल लगाओ जिसका नाम होता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये बेसिकली ना बैलेंस जो होता है ना, ये अमोर्टाइज कॉस्ट है। अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे निकलती है ये अभी बताता हूँ आपको। अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे निकलती है ये देखना अभी। सबसे पहले तो किस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया जी, 2000, ठीक है। आपने 1 जनवरी 2015 पर
इसको रिकॉर्ड करना है। इधर देखो, फेस वैल्यू यूज हो सकती थी परचेज प्राइस या रिडेम्पशन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, नहीं हुई तो उसके बाद जब ये फिगर्स दोनों निकल आएंगी पर आपने फेस वैल्यू को क्रॉस कर देना। फेस वैल्यू अब सिर्फ किस लिए यूज होगी? कूपन रेट निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने किस पर रिकॉर्ड करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को? 50,000 परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सवाल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई नहीं गिवन है, ठीक है। तो 50,000 प्लस 0 किया आपने, ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया जी? 50,000। तो यहां से आपने काम कर दिया स्टार्ट। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ठीक है, और 1 जनवरी 15 पे आपने इन्वेस्टमेंट की है डिवेंचर्स में, तो आपने उसकी एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट, और 50,000 से ये एंट्री होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब साल का एंड होगा, ठीक है जी, 31 दिसंबर 2015 आएगा। अब दो चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर, इफेक्टिव रेट लगाओगे किस पर? बैलेंस पर। लगाओ ज़रा, इफेक्टिव रेट कितना है? 12% है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ, यूँ लिख देता हूँ, इफेक्टिव रेट ऑफ 12% ऑन बैलेंस, और एट कूपन रेट ऑफ, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ऑफ 12%, ये सेम हो गया ना, ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये बस पक्का पक्का असूल है, ठीक है। बस फ़र्क किस में पड़ना है? फ़र्क बैलेंस में पड़ जाना है। और बैलेंस फ़र्क किस वजह से पड़ेगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाएगी। फिर परचेज़ करने जाएंगे तो प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे परचेज़ कर रहे होंगे, यही मसाइल आने हैं, बाकी ये तरतीब सेम ही रहेगी। तो सिंपल सवाल है पहला, तरतीब पक्की कर लें इसमें। तो बताएं जी, 12% ऑन बैलेंस कितना आता है? 6,000। ये 6,000 क्या है जी? इन्होंने कमा लिया। ये क्या किया जी इन्होंने? अब इसकी एंट्री बनती तो है इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर हम वही वाला काम करेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट के अंदर ही ऐड कर देंगे। हम यूँ कहेंगे कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट ने ग्रोथ शो की, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या कर गई? ग्रो कर गई। तो फिर इसकी एंट्री बन जाएगी 31 दिसंबर 2015 पे, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन, जैसे वो गेन रिकॉर्ड होता था ऐसे ही ये बढ़ गई, ग्रोथ शो की इसने, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लगाए थे 50,000 और कमा लिए इसने कितने? 6,000। तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से जी? 6,000 से, ठीक हो गया जी। उसके बाद साथ ही आपको रिसीट होगी इंटरेस्ट की, कितनी? 6,000 ही रिसीट हो गई, क्योंकि 50,000 का 12% 6,000 ही बनता है। तो ये बैलेंस कितना बच गया? फिर 50,000। अब आपको समझ आने लग गई है, इफेक्टिव रेट भी चेंज होगा तो इनकम डिफरेंट आ रही है, कूपन रेट तो सेम ही रहना है, तो इंटरेस्ट रिसीव तो सेम ही रहता है, बैलेंस की वजह से भी ये चीज़ें बदल रही होंगी, लेकिन फिलहाल सिंपल क्वेश्चन। अब ये रिसीट हुई है, तो इस रिसीट की एंट्री क्या करोगे? 31 दिसंबर 15 पर जी, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स क्रेडिट कितने से? यानी कि ग्रो करा के हमने उसके बाद फौरन ही उसको उसमें से ये निकाल लिया 6,000। तो अब हमारा जो अमोर्टाइज्ड बैलेंस होता है, जिसको अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं, वो फिर कैसे निकला करेगी? जरा तवज्जो से देखिएगा। 50,000 में ऐड किया आपने, अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे निकलेगी? किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। बैलेंस के अंदर ऐड करेंगे इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट वाली, लेस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड कूपन रेट वाला, और जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये होगी हमारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये क्या होगी जी? इसको कहते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट वाला मॉडल। और ये कब लगाएंगे? जब इन्वेस्टर ने ये इन्वेस्टमेंट की है टिल मैच्योरिटी, इसको होल्ड करने की नीयत से, इसके ज़हन में नहीं है, वहमो गुमान में भी नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो। वैसे तो डिस्पोजल हमारे सिलेबस में नहीं है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर होता भी तो इसकी कोई नीयत नहीं है,
हाँ वो बाद में बिक जाए तो अलग बात होती है, लेकिन नीयत नहीं है इसकी। इसकी नीयत ही क्या है, इस इन्वेस्टमेंट, इस डिबेंचर को होल्ड करेगा टिल मैच्योरिटी। तो अगर टिल मैच्योरिटी इसने होल्ड करना है तो फिर ये फेयर वैल्यू की तरफ तो देखेगा ही नहीं। आपकी जो ये आल्टो आपने इन ड्राइव पे चढ़ाई हुई है, कोई बंदा आके इसकी कीमत पूछे तो आप कहेगा भाईजान इससे ज़रा दूर रहें, मैंने नहीं बेचनी है, इस पे मेरा किचन चल रहा है, ये मैं बेचने के लिए है ही नहीं। ना कभी शोरूम पे जाके आप उसकी कीमत, क्योंकि आपने उसको अलग करके रख दिया है कि यार बस ये जो है ना, इसने मेरा जो है वो रूटीन का खर्चा चलाना है, मेरा किचन चलाना है, तो इसको तो खबरदार किसी ने वो किसी को आप गुजरने भी नहीं देते वहाँ से, वो उसको कार डीलर को, नहीं यार तो दूर से गुजरो यार। कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका फेयर वैल्यू में ज़रा भी, अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखते हैं। और अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे निकलेगी, बैलेंस में इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट वाला ऐड करेंगे। हाँ वह इंटरेस्ट इनकम और रिसीव्ड इसलिए नहीं बोल रहा कि कल को फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आना है ना, तो फिर यहीं पर ही आपने लोन लिया होना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आना है, इंटरेस्ट पेड आना है, तो इसलिए यूं बोल देते हैं, ठीक है, कि बैलेंस में ऐड करेंगे इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट वाला, लेस करेंगे इंटरेस्ट कूपन रेट वाला, जो क्लोजिंग आएगा वो आपकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। सही हो गया। अच्छा उसके बाद अगला साल आया, अब अगले साल के अंदर फिर आपने 50,000 के ऊपर कितने परसेंट लगाया जी, 12%। बैलेंस है ना, बैलेंस के ऊपर 12% लगाया तो 6,000 आ गया। आपने इसकी एंट्री पास की फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। तो दोबारा खरीदने नहीं चले जाना आपने डिवेंचर को, ठीक है जी, वो तो आपके पास ही पड़ा है। हाँ ईयर एंड आएगा तो आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है, तो इन्वेस्टमेंट को ग्रो करा देंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 6,000 से, ठीक है जी। और 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, अभी नोट ना कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद रिसीव करेंगे आप 50,000 का 12%, कितना, 6,000। एक तो ये 6,000 आपने रिसीव करना है, ये 6,000 जो रिसीव करना है इसकी एंट्री क्या होगी वैसे, कैश डेबिट। अच्छा ये 1 मिनट ज़रा एंट्री ना कीजिएगा, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट कितने से, और उसके बाद क्योंकि 31 दिसंबर 16 आ गया है, दूसरे साल का एंड है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, रिडीम। तो ये पैसे आपको वापस आने हैं, तो दूसरा कैश इनफ्लो क्या होगा आपको इस दिन, 50,000 रुपये वापस मिलेंगे। तो टोटल इस दिन क्या करोगे आप, 56,000 को रिसीव कर रहे होगे। तो बाकी 50,000 की एंट्री क्या होगी, इसी दिन क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स क्रेडिट कितने से। तो क्या ज़रूरत है इन दो एंट्रीज को अलग अलग करने की, ठीक है। ये क्या है, ये इंटरेस्ट मिला और ये प्रिंसिपल वापस मिला, ठीक है। इंटरेस्ट मिला एक दिन, एक तो आपको इस दिन, और दूसरा आपको आपका प्रिंसिपल भी वापस मिल गया। तो इसकी एंट्री इकट्ठी करेंगे, इस तरह से अलग अलग एंट्री करने की बजाय देखो कितनी सिंपल हो गई एंट्री, ठीक है। आपने 56,000 की एंट्री करनी है, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स क्रेडिट। इधर दे, यहाँ पे क्या रह गया, 0। एक मिनट, एक पीएनएल के अंदर 2015 है और 2016 है। पीएनएल के अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम, लेकिन याद रखना इनकम हमेशा किस पे रिकॉर्ड होनी है, एट इफेक्टिव रेट, यानी इस कॉलम वाली फिगर आपकी पीएनएल में जाया करेगी। अच्छा टैक्स वालों की भी यहीं पे लड़ाई चलनी है, फिर चलो छोड़ो फिलहाल, अकाउंटिंग सीखो, टैक्स तो अब खुद ही आपको समझ आ जाता है फ़ौरन, ठीक है जी। कितनी इनकम, 6,000 और 6,000 दोनों साल में, 15-16 ऐसे लिख दिया, सॉरी यार, मैं क्या, चलो। उसके बाद
बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर इसको आप नॉन करंट फिलहाल इसको बस बैलेंस शीट में शो करो लायबिलिटीज़, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ के अंदर आपको नज़र आएगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, और ये वैल्यू आपको इस वर्किंग से मिला करेगी 31 दिसंबर 15 पे 50,000 अमाउंटाइज कॉस्ट पे नजर आना है। और अमाउंटाइज कॉस्ट कैसे निकली? ओपनिंग यानी बैलेंस में ऐड किया इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट वाला, लेस किया इंटरेस्ट कूपन रेट वाला, तो जो आंसर आया वो अमाउंटाइज कॉस्ट है ये रेंट वाली, जो बैलेंस शीट में नजर आएगी तो 50,000 और 0। जी क्वेश्चन, इधर से क्वेश्चन आ रहा था जी बेटा। सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं? सिंगल एंट्री में हम चलते नहीं है ना, हम डबल एंट्री सिस्टम में चलते हैं। नहीं मतलब आपने 2 की है। कौन सी ये? नहीं, हम 2 ही करेंगे, हम 2 ही करेंगे। 6,000 वाला ये डिफरेंट हो जाना ना, अभी ऐसा सवाल थोड़ी आना, ये तो पहला सवाल है, तो आपको तरतीब सिखाइए सवाल ऐसे करना है। सवाल तो अब शुरू होंगे। एसिड, आई एम सॉरी। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आ गई, फाइनल का पर्चा था मेरा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सवाल आया, मेरे ख्याल में फाइनेंशियल एसिड था। मैंने सवाल शुरू ऐसे ही किया, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, एंड पे जाते जाते शायद मैं तेज़ी में फाइनेंशियल लायबिलिटी कर गया था, पास हो गया था उसी अटैम्प्ट में, क्योंकि सारा पर्चा सही करना ज़रूरी नहीं होता। वैसे बता रहा हूँ, मुझे एकदम से ये याद आ गया, एसिड था और मैंने यहाँ लायबिलिटी लिखा है, तो मुझे यूँ ही लगा कि वो गलती मैंने अपने 2013 में मेरी अटैम्प्ट थी रिपोर्टिंग की, गालिबन हो गया था पास, इस गलती से मैं भी पास हो गया था। तो इसीलिए आपको कहता होता हूँ, अगर सारा पर्चा सही करके पास होना होता तो मैं तो यहाँ ना खड़ा होता। कोई भी नहीं कर सकता एग्जाम कंडीशन के अंदर, आपको 100% कैसे सही कर सकते, आधे नंबर लेने होते। क़यामत में भी 50% पासिंग मार्क्स है। कमज़ोर है ना, अल्लाह को पता है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई गुनाह नहीं करना, बस जिसकी नेकियां बढ़ जाएं गुनाहों से, इसलिए किसी नेकी को छोटा नहीं समझना, छोटी छोटी नेकी भी बहुत कीमती है। जिसकी नेकियां गुनाहों से बढ़ गई तो 50% पासिंग मार्क्स हैं भाई। गुनाह इंसान से हो जाते हैं, नेकियां भी बढ़ानी है साथ साथ, ठीक है। लेकिन लंबी बहस है ना होवे दे गुनाह दे साथ मैं इधर से ये, इधर से ये, ऐसे नहीं। आपको क्या पता कौन सी चीज़ जो है वो फंसा दे, कौन सी चीज़ जो है वो, बस डरते रहना अल्लाह से। जी समझ आई ये बात? सही है, इसको मैंने मिटाना है। चलो थोड़ी देर में आमिर भाई मिटा देते हैं। आमिर भाई, जब आपने मिटाना है ना, तो आपने नहीं मिटाना, आपने सिर्फ ये साइड मिटानी है, ठीक है, इसको नहीं मिटाना, मैं खुद मिटाऊंगा इसको। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब देखो, मैं जो कह रहा था कि आप को हो सकता है जो नज़र आ रहा हो असल में वो कमा ना रहे हो। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ यहाँ पर, अगर मेरे इस सवाल के अंदर 50,000 रुपया, ये भाई साहब 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी जेब से जा रहा है, और वकील को भी कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्होंने इनकर कर ली, लेट से 1,000 रुपया ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाए। अब देखना ज़रा इंटरेस्ट इफेक्टिवली क्या हो गया, उसकी वजह गौर करें ना। 6-6 हज़ार करके आपको 2 दफ़ा इंटरेस्ट तो आया है, मिटा दें अब, लेकिन आपको 1,000 रुपये की डज भी तो पड़ी है, तो इफ़ेक्टिवली तो आपको 11,000 ही कमाई हुई ना। फिर इसी तरह से मिसाल के तौर पे आपको ये 50,000 वाली चीज़ ख़रीदते हुए मिली 51,000 की, और वापस जब करने गए तो आपको उसने अगले ने दिए सिर्फ 48,000। ठीक है जी, तो अब आपको 3 डजें लगी पड़ी हैं। डजों पे गौर करें, एक आपको 1,000 रुपये की डज ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली लगी, 12,000 तो ना कमाया, 11 कमाया। फिर ख़रीदते हुए आपको 1,000 रुपया महंगा मिला, और वापस से पैसे लेने गए तो आपको 2,000 रुपये सस्ता वापस किया अगले ने। तो आपको मिला जुला के इतनी डजें लगी हैं कि नज़र आ तो रहा है कि 12% इंटरेस्ट है, लेकिन इफेक्टिवली आपने कमाया सिर्फ 8% है।
ये फ़र्क है दोनों में, इफेक्टिव रेट और कूपन रेट। कूपन रेट तो वो जो मिलना ही मिलना है आपको ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इफेक्टिवली आपने कितना कमाया है ये तो पता लगेगा तब जब आपको डजों का पता लगे। ठीक है, तो अब सवाल की तरफ आते हैं। वी परचेज डिबेंचर्स ऑन यकम जनवरी 2015, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ 50,000, इट इज परचेज एट प्रीमियम ऑफ 2%। मतलब अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात, रिडीम्ड एट डिस्काउंट। ये ज़रूरी नहीं है कि खरीदते हुए प्रीमियम हो और बेचते हुए मतलब रिडीम करते हुए डिस्काउंट हो, ये उलट भी हो सकता है। दोनों जगह प्रीमियम हो सकता है, दोनों जगह डिस्काउंट हो सकता है, पहले डिस्काउंट बाद में प्रीमियम, पहले प्रीमियम बाद में डिस्काउंट, ये कुछ भी हो सकता है। पर जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि डिस्काउंट की परसेंटेज जो है या प्रीमियम की परसेंटेज जो है ये हमेशा किस पे लगा करेगी, फेस वैल्यू पे। किस पे? वो कभी कहेगा नहीं, ये कह दे तो अच्छी बात है, ना भी कहे तो प्रीमियम या डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा किस पर लगा करती है। ये जो मैंने लिखा था ना कि पहले फेस वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, फेस वैल्यू होगी, उसके बाद फिर कितने प्रीमियम कितने डिस्काउंट पे किया ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। ओके, अच्छा चलो ठीक है जी। तो फिर ज़रा ये तीनों चीज़ें निकाल के दिखाओ मुझे जल्दी से, आपके पास पूरा 1 मिनट। जी बच्चों, फेस वैल्यू 50,000 थी, क्रॉस आपने लगा दिया पहले ही, अच्छा नहीं होता, और इसको हमने परचेज किया एट अ प्रीमियम ऑफ, तो इसका मतलब आपने 50,000 की बजाय इसको 50,000 प्लस 2% ऑफ 50,000 कह लें, या इसको 102% भी कर सकते हैं, 1.02 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी निकाल लें। ये बात समझ आई? तो कितने का? 51,000 का आपने इसको परचेज किया, और जब रिडेम्पशन के लिए गए, जब वापस लेने गए, तो अगलों ने क्या कहा, ना जी ना, ये तो 50,000 नहीं देंगे हम, इसका तो आपको देंगे हम 50,000 का रिडीम्ड एट डिस्काउंट ऑफ, इसका मतलब कि फेस वैल्यू का 97। तो आपने गौर किया, दोनों दफ़ा हमने फेस वैल्यू को पकड़कर डिस्काउंट और प्रीमियम कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो फिलहाल ये कितना बनता है? 48,500। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई, मेरे लिए यही रेलेवेंट है, परचेज प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू। जब ये आ गई उसके बाद फिर फेस वैल्यू को पुर कराओ, ठीक है जी, और अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करो। ठीक है, तो पहली चीज़ जो असूली बात आपने लिखनी है वो क्या लिखनी है, यहाँ पे स्टार लगा लो, प्रीमियम और डिस्काउंट पर स्टार लगाकर आप लिखो कि डिस्काउंट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट परसेंटेज शैल ऑलवेज, उर्दू में लिखो, प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा डिवेंचर की फेस वैल्यू पर लगेगी, हमेशा डिवेंचर की। ये ना समझ लो कि 51,000 रुपये का खरीदा तो उसका 97% रिडीम होना है, नहीं। तो क्या लिखा हमने, प्रीमियम या डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा किस पे लगेगी, डिवेंचर की फेस वैल्यू पे। जी बच्चों, अच्छा अब सवाल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं है ना, अभी भी नहीं है, इस सवाल में भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं
अभी यहाँ पर ही मुझे बताओ कि आप जब ये ख़रीदने गया तो इसको 50,000 वाली चीज़ कितने की मिली? 51 की। उसके बाद इंटरेस्ट तो इसको कूपन रेट के हिसाब से ही मिलना है, और कूपन रेट सवाल के अंदर कितना गिवन है जी? 12% ही है, कूपन रेट 12% ही मिला, ठीक है। लेकिन जब रिडीम करवाने गया तो इसको ये 50 वाली चीज़ कितने में? 48,500 में मिली। तो अगर आप रेट पे गौर करें तो इफ़ेक्टिव रेट कितना बन रहा है जी? 9.424%। इसको अगर मैं परसेंटेज में ले आऊँ ना जी, ठीक है, तो ये आपको ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये सवाल के अंदर गिवन होगा, आपके पास एक्सेल की शीट नहीं होगी। कूपन रेट तो लिखा हुआ है 12%, लेकिन इफेक्टिवली आप कितना कमा रहे हैं? 9.424%। उसकी वजह क्या है? आपको खरीदते हुए 50 वाली चीज़ 51 की मिली है, और वापस करते हुए आपको 50 वाली चीज़ के मिले कितने हैं? 48,500। तो 1000 रुपया आपको खरीदते हुए डज लगी और 1500 रुपया आपको वापस करते हुए डज लगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने पूरे 2 साल के अंदर 12,000 कमा लिया है? 12,000 तो आपको आया ज़रूर है, लेकिन आपको डजें भी कितनी पड़ चुकी हैं? 1000 और 1500, 2500 की। तो इफेक्टिवली तो आपने 9500 ही कमाया। बात समझ आई? तो ये आपका क्या है जी? 9500 नहीं, वो 48,500 था आई थिंक, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और आगे, हाँ ठीक है। तो 9500 ही आपने कमाया अल्टीमेटली। तो इफेक्टिवली आपने कमाया कितना? 9.424। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है जागते रहना, मेरे से ना रहना। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ये नहीं कहता। स्टैंडर्ड कहता है इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी इफेक्टिव रेट। पीएनएल के अंदर तो भाई वो लेके जाओ ना जो आपने कमाया है। असल में जो कमाया है इनकम में, तो कमाया तो 9.95 ही है ना। आप कैसे 12,000 रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ, आया आपको 12,000 है, तो यही अकाउंटिंग इंशाल्लाह हमारा काम चला लेगी, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं। तरतीब सवाल की तरतीब अब नहीं बदलनी, बस यही हमने पिछले सवाल के अंदर ट्राई मारी है। तो इधर देखो, ये कॉमन रहेगा 2 साल। चलो ये बात दोबारा लिख, ठीक है जी। बाकी तो सब सेम है ना सवाल के अंदर। अब वो मैं करता हूं। अब हमने इसको रिकॉर्ड किस पर करना है? हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, मैं ज़रा शॉर्ट लिख दूं, पीपी लिख दूं, पीपी, परचेज प्राइस की बजाय, याद रहेगा। हम इसको रिकॉर्ड बोलेंगे, हम परचेज प्राइस रिकॉर्ड करेंगे जी, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब सवाल के अंदर हम आए तो हमने ये छोटी सी वर्किंग कर लिया करनी है। हमारे पास परचेज प्राइस कहीं गिवन नहीं है, तो हमने सबसे पहले सवाल में असल में ढूंढनी ये 3 चीज़ें, जिनमें से एक हेल्प कर सकती है अगली 2 को निकालने के लिए। बाकी सवाल में तो हमारी 2 ही चीज़ें यूज़ होंगी, परचेज प्राइस और, तो हम एक छोटी सी वर्किंग कर लिया करेंगे। इसमें हमने 3 चीज़ें लिख लिया करनी है। पहली चीज़ फेस वैल्यू, सवाल ने खुद ही बता दी थी, ये निकालनी नहीं पड़ी। ये कहाँ निकालनी पड़ सकती है? जब कभी वो यूं कह देगा एक डिबेंचर 100 रुपये का है, हमने 5 मिलियन डिबेंचर्स खरीद लिए, तो फेस वैल्यू फिर इस तरह से निकालनी पड़ सकती है ना। तो ये 3 चीज़ें पूरी करनी है हमने मुश्किल से मुश्किल सवाल में। तो फेस वैल्यू, दूसरा जी परचेज प्राइस आपको ये कितने में पड़ा? एक जो डिबेंचर टोटल उन्होंने इकट्ठे ही दिया हुआ था, ठीक है। तो 50,000 रुपया फेस वैल्यू थी, आप खरीदने गए तो ये आपको 2% प्रीमियम पे मिला है, 1.02। तो ये कितना बन गया? और जब आप वापस लेने गए अपने पैसे तो उन्होंने कहा केड़ा 50,000। हाँ, तो ये असल में उस वक्त नहीं होता ऐसे। 97 है, 97 है ना। ये 3 चीज़ें आपको सवाल से ढूंढा करनी, ठीक है। ये ढूंढ कर ही आगे चला करेंगे। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें पहले तय हो जाती हैं। ये ना कहना आपके जी ये तो फिर वो उधर गए तो पता चला ये ऐसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। ये पहले से तय होता है, ये सारा कुछ इसके ऊपर लिख दिया जाता है, ठीक है। खरीदने जाओ, हाँ, फिर जब इन्होंने खरीद लिया तो आगे इसकी ट्रेडिंग चलती है। अब ट्रेडिंग क्या है? ये डेट मार्केट में क्या होता है? ये डिबेंचर्स ट्रेड हो रहे होंगे,
अब वो इस तरह से होगा कि इस खरीदने वाले ने 51,000 का खरीदा है, अब हालात आसपास ख़राब हो गए, इस कंपनी के और अच्छे हो गए, तो इसके डिबेंचर की जो वो वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई है, तो हो सकता है वो 51,000 का खरीदा हुआ है उसने, आपको 52 का बेच दे, 53 का बेच दे, हो सकता है वो 48 का बेच के निकल जाए। जिसके पास ये होगा उसको साल के एंड पे इंटरेस्ट मिलेगा, और उसने जब रिडीम कराने जाना है, जब वक्त ख़त्म होना है, तो उसको वो पैसे मिलेंगे। ट्रेडिंग तो चल सकती है ना बीच में, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये जिसने खरीदा है उसका ये इरादा ही नहीं है ट्रेडिंग का, उसका तो इरादा क्या है, होल्ड करना है इसको इसने टिल मैच्योरिटी, ठीक है। अब फेस वैल्यू रेलेवेंट नहीं है, इसको सिर्फ यूज़ किया यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए रेलेवेंट है। तो हमने डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को किस पे रिकॉर्ड करना है, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। परचेज प्राइस क्या है 51,000 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है 0, तो हमारा 51,000 के ऊपर ये डिबेंचर रिकॉर्ड हो गया 1 जनवरी 2015। तो भाई इसकी एंट्री क्या होगी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 जी, ये एंट्री वहीं से नज़र आ जाती है अब तो, 1 जनवरी 115 जी, 1 जनवरी 15 पर जी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट 50 नहीं 51। यानी देखा जाए तो इधर भी हम क्या करते हैं, चलो अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, वो भी ऐड ही होनी है। बहरहाल हमारी इनिशियल रिकग्निशन किस पर होगी जी, परचेज प्राइस प्लस, और परचेज प्राइस क्या है, फेस वैल्यू के ऊपर नहीं खरीदा तो परचेज प्राइस नहीं है, वो महंगा खरीदा है तो बस ठीक है, उधर ही रखें भाई, इधर रखें। उसके बाद अब आएगा ईयर एंड, 31 दिसंबर 2015 आया, 31 दिसंबर 15 पे आपने क्या करना है, बैलेंस पर लगाना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल में गिवन था, वो तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया ना, सवाल में गिवन है 9.424, तो यहाँ पे आप लिख लिया करेंगे सर ऑफ 9. भाई मार्कर मंगवा लें यार, सही नहीं है जी, 9.424%, ठीक है। अब बताएं जी 51,000 का 9.4806, अच्छा ये कांस्टेंट रहना है क्योंकि ये उसके ऊपर लिखा हुआ है 50,000 इंटू 12% कूपन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, हमेशा रिसीट की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो लड़ाई चल रही है कमाया कितना है, रिसीट तो भाई कूपन रेट, फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट, याद रखना सारी जिंदगी, ठीक है। तो ये कितना आया 6,000, ठीक है। आप इसको बेशक माइनस लिख लिया करो अगर आपको परेशानी हो रही है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस 49806। अब ये दो एंट्रीज हैं, 4806 की एंट्री जल्दी से करें, इन्वेस्टमेंट ग्रो कराएं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और 6,000 की एंट्री कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। अब भाई इकट्ठी कर लें एंट्री, कौन सा इकट्ठी वाला, नहीं कर सकते, आप समझ आई बात, ठीक है। वो सवाल ही नहीं होता, सवाल तो ये होता है, खैर वो भी हो सकता है, होने को क्या नहीं हो सकता, लेकिन वैसे सवाल तो बस यही होता है, थोड़ा सा चेंज इसी के अंदर ही आता है, तो सीधा सीधा हो जाएगा ना फिर, वो तो सिर्फ सिखाया आपको पहला सवाल असल में पहला सवाल ये है, और एक और सवाल करा के फिर छुट्टी कर लेंगे बस, हाँ जल्दी, जब वो सवाल ख़त्म होगा उसके बाद छुट्टी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक और सवाल करना है छोटा सा जी, 31 दिसंबर 2015 जी, इन्वेस्टमेंट ग्रो हो गई, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 4806 से, और उसके बाद 31 दिसंबर 2015 पर रिसीव करेगा ये कूपन रेट के हिसाब से पूरा 6,000। अब सही है, उसने कमाया क्यों नहीं है 6,000, क्योंकि उसको डस पड़, क्योंकि ये स्टार्ट में भी और डस पड़ने जा रही है एंड पे भी, ठीक है। तो IRR निकालता है इन्वेस्टर अपना, तो खैर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ, चलो छोड़ो इसको जी, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर क्रेडिट कितने से 6,000। अब इधर देखें बच्चों इधर देखें, PNL के अंदर 2015 में इंटरेस्ट इनकम कितनी नजर आएगी
हाँ जी, 6,000 का तो कोई जिक्र ही कोई नहीं होना। 4806 की इनकम है। और बैलेंस शीट के अंदर आपकी इस इन्वेस्टमेंट ने नज़र आना है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। तो बैलेंस शीट्स में एसेट्स हैं, एसेट्स में नज़र आएगी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जैसे कल नज़र आ रही थी बैलेंस शीट में एसेट्स में, बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर नज़र आएगी एसेट्स में। ठीक है, और वो आएगी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर। 31 नवंबर 15 पे अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी है? 49806। ठीक है जी, कुछ समझ आ रहा है? अगला साल आएगा तो बैलेंस के ऊपर लगाओगे इफेक्टिव रेट, तो 49806 पे लगाओ 49.424, 4694। उसके बाद दो चीज़ें इस दिन रिसीव होंगी, एक इंटरेस्ट मिला और दूसरा प्रिंसिपल वापस मिला। ये दो चीज़ें होंगी। तो इंटरेस्ट मिलना है 6,000 कूपन के हिसाब से, और रिडेम्पशन कितनी होगी? ये रिडेम्पशन वापस जो मिलता है प्रिंसिपल, वो कितना मिलता है? तो उसने मिला ही उसको 48,500। तो टोटल क्या मिल गया इसको जी? 54,500। और इसका आंसर क्या बन गया? ये 0। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। खरीदने की तो कोई एंट्री नहीं होनी, खरीद तो लिए थे पिछले साल ही, तो पहली एंट्री नहीं होगी। उसके बाद 31 दिसंबर 16 इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जो P&L में जाती है कितनी? 4694। और 31 दिसंबर 16 पर कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स क्रेडिट कितने से? 54,500। एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो 2016 के अंदर इनकम 4694 आ रही है और इन्वेस्टमेंट, ओहो ये शेयर्स लिख रही है, सॉरी मैंने बोला होगा ना शेयर्स की तरह से और लिख भी वही गया। कोई मसला है तो पूछें, मार्कर नहीं आ अभी तक, क्योंकि अब मार्कर्स का काम शुरू होने कहना सारे होने चाहिए बेहतरीन। चौदहवें के साथ लिखे होमवर्क देखें ज़रा। इन्वेस्टेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फेस वैल्यू है, प्रीमियम पे किया है, रुपीज़ में दे दिया, अच्छी बात है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है, कोई बात नहीं, अभी नज़र आ जाएगा ट्रीटमेंट इसका, अगले सवाल में मैं करा दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह कूपन रेट 12% है, टर्म 4 साल है, IRR मतलब इफ़ेक्टिव रेट। तो सवाल में आपको गिवन होगा, आपको कौन सा एक्सेल निकाल के करना पड़ना है। वैसे एक्सेल पे कौन सा मुश्किल है, IRR है, कैलकुलेटर में भी निकला था, पर क्यों निकालें हम, कुछ ज़रूरत है? जब गिवन है तो गिवन है। ठीक है, इनकी कोई पॉलिसी भी है, पॉलिसी है, क्लासीफाई करते हैं इसको एट अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट कब लगाते हैं ये मैंने नहीं बताया, अमोर्टाइज कॉस्ट क्या है ये बता दिया। तो उसने तो इस रिक्वायरमेंट में यही कहा है अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखते हैं, तो रखो यही जो अपने लाइक 13 सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मौजूद है, ये भी बड़ी मसले वाली बात है ना जी। 15वां पढ़ो, ABC परचेज TFC, परचेज्ड ले आओ, भी ले आओ मार्कर्स, परचेज किए TFCs 5,50,000 के, और उनको होल्ड करना है टू रिसीव कॉन्ट्रैक्ट। ये अंग्रेज़ी ना पढ़ें अभी बस, ठीक है, आपने इसके बारे में अभी ये अंग्रेज़ी छुपा देनी, ये कल मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल यानी फेस वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट एनुअली कूपन रेट गिवन है,
डेट ऑफ मैच्योरिटी आ गई, रिडेम्पशन वैल्यू आ गई, इफेक्टिव रेट आ गया। ठीक है, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज यूजिंग amortized cost model using amortized, ये आपने नहीं काट के लिखना, बस आपके लिए लिख रहा हूँ कि यही जो सवाल अभी हमने किया है, ये आगे वो अंग्रेजी मारी हुई है ना, उनकी ये नीयत है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि होल्ड टिल मैच्योरिटी हो तो ये वाला मॉडल लगता है। बहरहाल फ़िलहाल आप उस अंग्रेजी में ना जाएं, फ़िलहाल बस आपको अमोर्टाइज कॉस्ट घर पे पक्का करना है। अभी एक और सवाल मैं कराता हूँ, उसमें अमोर्टाइज कॉस्ट भी है, लेकिन उसमें बाकी दो भी हैं। ठीक है, आ जाएं जी। फिर अब क्या ख्याल है, 16वां सवाल हो ना जाए? मैं 16वां सवाल करा रहा हूँ। अबे यार क्या करता है भाई, ये आपने नहीं काट कूट देना, ये मैं तो कल ऐसे मिटाऊंगा और फिर आपको जब लॉजिक दे चुका हूँ, जब कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ा के कैसे ये मॉडल लगाने का डिसीजन हमने लेना है, जब ये सब करा चुका हूँगा तो फिर मैं यहाँ पर आकर इसको मिटा दूँगा और आपको यहाँ से पढ़ा दूँगा। आपके लिए तो फिर मसला हो जाएगा इसको दोबारा से निकालना। इसलिए फ़िलहाल मेरे वाली बात ऐसे ही लिख रहे हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है यूजिंग फॉलोइंग मॉडल्स। पहला है अमोर्टाइज कॉस्ट, ये तो फिर वही आ गया यार, अमोर्टाइज कॉस्ट। दूसरा इसमें मॉडल होता है जी FVTOCI, और तीसरा इसमें भी होता है FVTPL। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको कराने, एक करा दिया है। ठीक है भाई, अब सारा बोर्ड मिटा दें और पार्ट 2 शुरू कर दें।